हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है। और पिछली हमने एक क्लास ली थी और उस क्लास के बाद ये दूसरी क्लास है। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न घटना चक्र पर, जो घटना चक्र है उस घटना चक्र से लिए गए हैं और उसी पर आधारित जो है हम अध्ययन करेंगे। और इसकी जो है प्रत्येक क्वेश्चन की विस्तृत व्याख्या देखेंगे इसके अंतर्गत, जिससे क्या है, अगर आपके परीक्षा में कोई प्रश्न इस ऐसा आता है जो इन क्वेश्चनों से संबंधित अगर इधर उधर होता है या दाएं बाएं होता है तो आपसे बन सके और आपसे जो है प्रश्न जो है परीक्षा में छूटे ना। ठीक है, तो इसलिए जो है आपके लिए एक क्लास जो है लाई गई है और इस क्लास का जो है लाभ उठाइए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, बताइए। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में से एक को छांटना है आपको कि मोहनजोदड़ो कहाँ है। ठीक है, बताओ कहाँ है मोहनजोदड़ो। तो जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, कल क्या बताया था मोहनजोदड़ो के बारे में कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। फिर मैंने बताया था कि जो मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि चनूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। चनूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, उत्खनन का बताना है आपको। ठीक है, तो चनूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो चनूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन है वो अर्नेस्ट मैके ने किया है। क्योंकि जब मैंने बताया था आपको जो है थ्योरी की क्लास में कि जो चनूदड़ो है वो चनूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और जो चनूदड़ो की खोज है वो किसने की थी, तो चनूदड़ो की खोज, चनूदड़ो की खोज, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या दे रहा है, उत्खनन दे रहा है। तो चनूदड़ो का जो उत्खनन है वो अर्नेस्ट मैके ने 1935 ईस्वी में किया था। कब, 1935 ईस्वी में। जबकि जो इसकी खोज है वो खोज किसने की थी, आपको बताना है खोज किसने की है। चनूदड़ो की खोज किसने की है, ये तो उत्खनन रहा, खोज किसने की है चनूदड़ो की, बताओ। चनूदड़ो की खोज किसने की है, बताओ। चनूदड़ो की खोज किसने की है। तो जो चनूदड़ो की खोज है वो एन जी मजूमदार ने, किसने, एन जी मजूमदार, मजूमदार, तो एन जी मजूमदार ने कब की है, 1931 ईस्वी में की है। तो चनूदड़ो कहाँ है, चनूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चनूदड़ो की खोज 1931 ईस्वी में एन जी मजूमदार ने की थी। जबकि चनूदड़ो का जो उत्खनन है वो अर्नेस्ट मैके ने 1935 ईस्वी में किया था। अब चनूदड़ो के अन्य नाम देखें हम कि चनूदड़ो को किन किन नामों से भी पुकारा जाता है। तो चनूदड़ो को औद्योगिक नगर कहा जाता है। चनूदड़ो को क्या कहा जाता है, औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर कहा जाता है। अब चनूदड़ो को औद्योगिक नगर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है हमें मन के निर्माण केंद्र प्राप्त हुए हैं, मतलब मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है चनूदड़ो से। खिलौने निर्माण केंद्र प्राप्त हुए हैं, खिलौने निर्माण केंद्र प्राप्त हुआ है यहाँ से। तो मन के निर्माण केंद्र प्राप्त हुआ है, खिलौने निर्माण केंद्र प्राप्त हुआ है चनूदड़ो से। साथ ही यहाँ से मोहरे निर्माण केंद्र भी प्राप्त हुआ है। तो मोहरों का मोहरे, मोहरे देखे हम तो मोहरे
के निर्माण केंद्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? चनूदड़ों से। तो इसलिए चनूदड़ों को औद्योगिक नगर की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में चनूदड़ों को क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगर कहा जाता है। और चनूदड़ों से हम देखें तो सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री प्राप्त होती है। सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। सौंदर्य प्रसाधन के अंतर्गत क्या क्या प्राप्त होता है यहाँ से चनूदड़ों से? तो लिपस्टिक का साक्ष्य प्राप्त होता है। लिपस्टिक, लिपस्टिक के साथ इत्र भी यहाँ से मिला है। लिपस्टिक, इत्र, काजल भी यहाँ से मिला है। लिपस्टिक, इत्र, काजल और कंघा भी यहाँ से मिला है, ठीक है। और क्या मिला है यहाँ से? पाउडर भी यहाँ से मिला है, ठीक है। तो पाउडर भी यहाँ से मिला है, ठीक। और क्या मिला है यहाँ से? तो हेयर पिन, जो बालों में लगाने वाली होती है, वो भी प्राप्त हुई है यहाँ से। हेयर पिन, हेयर पिन, ठीक है। तो चनूदड़ो कहाँ है? चनूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चनूदड़ो की खोज किसने की थी? तो चनूदड़ो की खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। और चनूदड़ो का जो उत्खनन है वो 1935 में अर्नेस्ट मैके ने किया था। चनूदड़ो को औद्योगिक नगर कहा जाता है दोस्तों। चनूदड़ो को क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगर कहा जाता है। और इसे भारत का शेफील्ड भी कहा जाता है। भारत का शेफील्ड, तो चनूदड़ो को भारत का शेफील्ड भी कहा जाता है। इसे औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। मैंने बताया औद्योगिक नगर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से अनेक उद्योग प्राप्त हुए हमें। जैसे मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, मोहरे बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, और खिलौने निर्माण केंद्र प्राप्त हुए यहाँ से। इसके साथ में ही हमने बताया कि जो है सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री यहाँ से मिली है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे लिपस्टिक है, इत्र है, काजल है, ठीक है, और कंघा है, हेयर पिन है, आदि यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके अलावा देखें हम यहाँ से चनूदड़ों से क्या प्राप्त हुआ है? तो चनूदड़ों से हमें वक्राकार ईंट प्राप्त हुई है। चनूदड़ों से क्या प्राप्त हुआ है? हमें वक्राकार ईंट प्राप्त हुई है। चनूदड़ों से हमें क्या प्राप्त हुआ है? वक्राकार ईंट प्राप्त हुई है। वक्राकार ईंट भी चनूदड़ों से मिली है, ठीक है। और ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो और क्या प्राप्त हुआ है यहाँ से? ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। ईंट पर जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह प्राप्त हुए यहाँ से। सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री प्राप्त हुई है यहाँ से, ठीक है। और इसी के साथ जो है इसे भारत का शेफील्ड कहा जाता है, भारत का औद्योगिक नगर कहा जाता है। यहीं से हमें झूकर जाकर संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। झूकर जाकर संस्कृति, कौन सी संस्कृति? झूकर झांगर, जोकर झांगर संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? चनूदड़ों से प्राप्त होते हैं। जोकर जागर संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? चनूदड़ों से प्राप्त होते हैं। और इसी के साथ देखें कि यहाँ से चनूदड़ों से क्या प्राप्त हुआ है? पक्की मिट्टी की नाली प्राप्त हुई है चनूदड़ों से। चनूदड़ों से क्या प्राप्त हुआ है? पक्की मिट्टी की नाली प्राप्त हुई है, ठीक है। दूसरा पेज लेते हैं। चनूदड़ों से क्या प्राप्त हुआ है? पक्की मिट्टी की नाली, पक्की मिट्टी की नाली, ठीक है। तो पक्की मिट्टी की जो है नाली प्राप्त हुई है यहाँ से। और एक क्वेश्चन और है, आपको बताना है कि लकड़ी की नाली कहाँ से मिली है? लकड़ी की नाली कहाँ से मिली है? आपको क्वेश्चन बताना है कि जो लकड़ी की नाली है वो कहाँ से मिली है, ठीक है। लकड़ी की नाली कहाँ से मिली है, ठीक। तो लकड़ी की नाली कालीबंगा से मिली है, जबकि पक्की मिट्टी की जो नाली है वो चनूदड़ों से मिली है, ठीक है। इसी के साथ में देखें यहाँ से कि कांसे की इक्का गाड़ी भी मिली है। चनूदड़ों से क्या मिला है? कांसे की इक्का गाड़ी,
कांसे की इक्का गाड़ी, इक्का गाड़ी, ठीक है। तो कांसे की इक्का गाड़ी मिली है यहाँ से चनूदड़ो से, ठीक है। और क्या प्राप्त हुआ है चनूदड़ो से? तो कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति। अच्छा ये बताओ, कांसे की इक्का गाड़ी और कहाँ से प्राप्त हुई है चनूदड़ो के अलावा? तो कांसे की इक्का गाड़ी चनूदड़ो से तो प्राप्त हुई है, चनूदड़ो, और चनूदड़ो के साथ ही हड़प्पा से भी प्राप्त हुई है। तो चनूदड़ो और हड़प्पा दोनों ही स्थानों से जो है कांसे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है, और चनूदड़ो से ही कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति। तो कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति भी चनूदड़ो से प्राप्त हुई है। और चनूदड़ो के अलावा कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? कल मैंने बता चुका हूँ यहाँ। तो कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुई है, ठीक है। तो चनूदड़ो और मोहनजोदड़ो से हमें, चनूदड़ो और मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। तो पक्की मिट्टी की नाली प्राप्त हुई है यहाँ से, कांसे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है, कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री प्राप्त हुई है, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह प्राप्त हुई है, ठीक है। वक्राकार ईंट प्राप्त हुई है, झुकर जाकर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। चनूदड़ो को भारत का शेफील्ड कहा जाता है, भारत का औद्योगिक नगर कहा जाता है। मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है यहाँ से, खिलौने निर्माण केंद्र प्राप्त हुआ है यहाँ से, मोहरों के निर्माण का केंद्र प्राप्त हुआ है यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा देखें हम यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से स्याही दबात और अलंकृत हाथी क्या प्राप्त हुआ है यहाँ से चनूदड़ो से? स्याही दबात, ठीक है, स्याही दबात और अलंकृत, अलंकृत हाथी। तो अलंकृत हाथी भी प्राप्त हुए हैं यहाँ से, ठीक है। तो स्याही दबात, अलंकृत हाथी, तांबे की जो है तांबे की 2 गाड़ियों के मॉडल भी प्राप्त हुए यहाँ से। तांबे की, तांबे की 2 गाड़ियों के मॉडल, 2 गाड़ियों के मॉडल भी चनूदड़ो से मिले हैं, ठीक है। तो पक्की मिट्टी की नाली मिली है, कांसे की इक्का गाड़ी मिली है, कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति मिली है, स्याही दबात मिला है, अलंकृत हाथी मिला है यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा देखें हम यहाँ से क्या मिला है, तो इसके अलावा चनूदड़ो से, कि चनूदड़ो का जो नगर है, चनूदड़ो का जो नगर है, तो जब उसको नगर को देखेंगे, चनूदड़ो के क्षेत्र को देखेंगे, तो यहाँ जो है नगर है उसमें दुर्गीकरण का अभाव है, ठीक है। तो चनूदड़ो में किसका अभाव है? दुर्गीकरण, दुर्गीकरण का अभाव, ठीक है। तो चनूदड़ो से दुर्गीकरण का अभाव है, चनूदड़ो से दुर्गीकरण के अभाव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जबकि अपन जो है सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों के बारे में देखेंगे, तो जो स्थल हैं वो कहीं 3 भागों में विभाजित है। 3 भागों में तो एक ही विभाजित है, धौलावीरा, ठीक है। सामान्यतः सिंधु सभ्यता के जो क्षेत्र हैं वो 2 भागों में विभाजित है। एक जो है पश्चिम में जो है दुर्ग होता था, और पूर्व में जो है नगर होता था, ठीक है। तो लेकिन जो चनूदड़ो में जो दुर्ग और ध्रुवीकरण का अभाव है, वो सीटाडेल नहीं है वहाँ, ठीक है। जैसे अपन जो है कालीबंगा में देखेंगे, तो कालीबंगा में जो पश्चिमी दुर्ग है, पश्चिम में स्थित दुर्ग है, उसको जो है दुर्गीकृत किया गया है, और जबकि जो है पूर्वी नगर है उसको भी दुर्गीकृत किया गया है। इसी प्रकार से लोथल में देखेंगे, तो लोथल में क्या मिलता है कि लोथल में जो है दुर्ग एवं नगर दोनों एक ही दीवार से घिरे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन सुरकोतड़ा से देखेंगे, तो सुरकोतड़ा में क्या मिलेगा कि दुर्ग और नगर दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। तो इसी प्रकार से देखें तो चनूदड़ो में देखेंगे हम, तो चनूदड़ो से हमें दुर्गीकरण का अभाव प्राप्त होता है, दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि दुर्गीकरण नहीं है चनूदड़ो का, ठीक है। तो चनूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया है? तो अर्नेस्ट मैके ने किया है। इसके अलावा एक बार रिवीजन करवा देता हूं मैं चनूदड़ो के बारे में। तो चनूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चनूदड़ो की खोज एनजी मजूमदार ने 1931 ईस्वी में की थी, जबकि इसका उत्खनन जो है अर्नेस्ट मैके ने 1935 ईस्वी में किया था। चनूदड़ो को भारत का शेफील्ड कहा जाता है, औद्योगिक नगर कहा जाता है। औद्योगिक नगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, ठीक है।
मनके बनाने का कारखाना भी। अब अच्छा ये बताओ, मनके बनाने का कारखाना कहाँ कहाँ से मिला है, ठीक है। तो मनके बनाने का कारखाना आपको 4 जगह से याद करना है कि एक लोथल, लोथल से भी मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। तो लोथल, चनूदड़ो, बनावली और राखीगढ़ी, ठीक है। तो लोथल, चनूदड़ो, बनावली और राखीगढ़ी से हमें मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, ठीक है। कहाँ कहाँ से एक बार और बता देता हूँ, लोथल, चनूदड़ो, बनावली और राखीगढ़ी, यहाँ से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त होता है। तो चनूदड़ो के बारे में बात कर रहे थे, तो चनूदड़ो को औद्योगिक नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से मनके निर्माण केंद्र प्राप्त हुआ है, खिलौने का निर्माण केंद्र प्राप्त हुआ है और मोहरों के निर्माण का केंद्र प्राप्त हुआ है यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा देखें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो जो नगर देखेंगे हम, तो वहाँ दुर्गीकरण का अभाव मिलेगा चनूदड़ों से। यहाँ ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिलेंगे, वक्राकार ईंट मिलेगी यहाँ से, ठीक है, वक्राकार ईंटें मिलेंगी। इसके बाद देखें हम चनूदड़ों में, तो चनूदड़ों से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री प्राप्त होती है, चनूदड़ों से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री प्राप्त होती है। और सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री में लिपस्टिक, इत्र, काजल, कंघा, पाउडर, हेयर पिन तक जो है चनूदड़ों से प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखें हम चनूदड़ों से, तो जो है कांसे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है, कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, स्याही दवात मिला है, अलंकृत हाथी मिला है, यहाँ से चनूदड़ों से क्या मिला है, अलंकृत हाथी मिला है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न में क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में, आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा जो है पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान में कौन सा है, तो कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा तुम्हारा राजस्थान में है, राजस्थान, ठीक। हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा पाकिस्तान में है, ठीक है। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में। लोथल, लोथल गुजरात में है, ठीक। लोथल कहाँ है, लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर कहाँ है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक। तो ये क्या पूछ रहा है, पाकिस्तान में कौन सा है, तो पाकिस्तान में हड़प्पा है। तो हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल या मांटगोमरी जिले में स्थित है। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, ठीक। हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है, ठीक है। हड़प्पा को क्या कहा जाता है, अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है, तोरण द्वार का नगर कहा जाता है, ठीक है। हड़प्पा से हमें एक ऐसी मोहर प्राप्त हुई है जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, तो जिससे अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी की देवी की पूजा करते थे हड़प्पा के जो लोग हैं, ठीक है। अब जो है अगला प्रश्न देखते हैं कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो रंगपुर कहाँ है, आपसे ये पूछ रहा है कि रंगपुर कहाँ है, आपको बताना है रंगपुर, बताओ। तो रंगपुर, रंगपुर है गुजरात में या सौराष्ट्र में, ठीक है। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में। और रंगपुर की खोज किसने की थी, तो रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने की थी। रंगपुर की खोज किसने की थी, रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने की थी। और रंगपुर से हमें धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, रंगपुर से क्या प्राप्त हुआ है, धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है रंगपुर से, धान की भूसी, ठीक है। और धान की भूसी का साक्ष्य हमें लोथल से भी प्राप्त हुआ है, धान की भूसी का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो धान की भूसी का जो साक्ष्य है वो हमें लोथल से भी प्राप्त हुआ है, ठीक। तो रंगपुर कहाँ है, रंगपुर जो है गुजरात। इसके अलावा जो पंजाब में कौन सा है, तो रोपड़ पंजाब में है, रोपड़ पंजाब में है। और उत्तर प्रदेश में जो है देखें अपन, उत्तर प्रदेश में क्या क्या है, तो उत्तर प्रदेश में मिलेगा अपन को आलमगीरपुर, 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 आलमगीरपुर के बाद में अंबा, अंबा खेड़ी, अंबा खेड़ी, बड़गांव, बड़गांव,
तो क्या आलमगीरपुर, अम्बाखेड़ी, बड़गांव, हुलासपुर, हुलासपुर, इसके बाद में सिनौली। ठीक है, तो सिनौली कहाँ मिलेगा? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से? आलमगीर, अम्बाखेड़ी, बड़गांव, हुलासपुर और सिनौली। ठीक, ये कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। जबकि राजस्थान से कौन सा मिल जाएगा? तो राजस्थान से कालीबंगा है। ठीक है, कालीबंगा। ठीक, अब आपसे रंगपुर पूछा था, तो रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। अब धदेरी पूछा गया है कि धदेरी परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। तो धदेरी कहाँ है? आपसे ये पूछा है धदेरी कहाँ है, जो एक परवर्ती हड़प्पाई स्थल है। बताओ कहाँ है धदेरी? तो धदेरी है पंजाब में। ठीक, तो परवर्ती हड़प्पा ये समझो, क्योंकि हड़प्पा के जो स्तर हैं वो तीन है। हड़प्पा के स्तर कितने? तीन। जैसे प्राक हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा या उत्तर हड़प्पा, परवर्ती हड़प्पा या उत्तर हड़प्पा कालीन। ठीक है, तो प्राक हड़प्पा के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? प्राक हड़प्पा, तो प्राक हड़प्पा के अंतर्गत आएंगे आमरी, कोटदीची, आमरी, कोटदीची, कोटदीची, आमरी, कोटदीची, कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक है, आमरी, कोटदीची, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी। ठीक, इसके अलावा हड़प्पा में देखें, प्राक हड़प्पा का मतलब जो प्रारंभिक हड़प्पा है। ठीक है, हड़प्पा में जो विकसित हड़प्पाई स्थल है वो आएंगे, जैसे हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आदि आएंगे। ठीक है, मोहनजोदड़ो। वहीं जो है परवर्ती हड़प्पा के अंतर्गत एक तो ददेरी आ जाएगा। ठीक है, परवर्ती हड़प्पा में कौन सा आएगा? ददेरी। और ददेरी कहाँ है? ददेरी पंजाब में। ददेरी कहाँ है? ददेरी पंजाब में। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आएंगे कौन कौन से? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, अम्बाखेड़ी, बड़गांव, हुलासपुर और सिनौली। ठीक है, जो सिनौली है वो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। सिनौली कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। और सिनौली से 125 मानव समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिनौली से 125 मानव समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिनौली से प्राप्त हुए हैं। 125 मानव समाधान, 125 मानव समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिनौली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हड़प्पा के अंतर्गत आमरी, कोटतीची, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी। और जो हड़प्पा में विकसित आएंगे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और परवर्ती हड़प्पा में ददेरी, आलमगीरपुर, अम्बाखेड़ी, बड़गांव, हुलासपुर, सिनौली और रंगपुर और रोजड़ी। रंगपुर भी आएगा इसमें, रंगपुर और रोजड़ी। ठीक है, तो ये परवर्ती हड़प्पा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसमें पूछा था कि ददेरी है वो परवर्ती हड़प्पा कालीन स्थल है, लेकिन कहाँ है वो? पंजाब में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है वो भारत में है। ठीक है, तो हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में ये। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में। ठीक है, हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा जो है भारत में। हड़प्पा कहाँ है? भारत में। ठीक, तो आपसे पूछा है भारत में कौन सा स्थान है, तो हड़प्पा लोथल है भारत में। ठीक है, तो लोथल भारत में, हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, हड़प्पा जो वो लोथल है जो कहाँ है? भारत में है लोथल। अब लोथल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लोथल की।
कि लोथल कहाँ है, तो लोथल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। लोथल कहाँ है दोस्तों, लोथल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। लोथल कहाँ है, अरे गुजरात के अहमदाबाद जिले में, सॉरी। लोथल कहाँ है, अब लोथल के बारे में पढ़ेंगे। लोथल कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में, अहमदाबाद जिले, अहमदाबाद, ठीक है। तो लोथल कहाँ है, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में किस नदी के तट पर स्थित है, तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल की खोज किसने की थी, तो लोथल की खोज SR राव ने की थी, SR राव। लोथल की खोज किसने की थी दोस्तों, SR राव ने की थी लोथल की खोज। और कब की थी, 1957 ईस्वी में लोथल की खोज की थी। 1957 ईस्वी में SR राव ने लोथल की खोज की थी। तो लोथल कहाँ है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। SR राव ने 1957 में लोथल की खोज की थी। और लोथल को किन नामों से जाना जाता है, लोथल को किन नामों से जाना जाता है, तो लोथल को मुर्दों का नगर कहा जाता है, मुर्दों का नगर। तो लोथल को मुर्दों का नगर कहा जाता है। लघु हड़प्पा कहा जाता है, लघु हड़प्पा कहा जाता है। लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है, लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है, ठीक है। तो जो लोथल को क्या कहा जाता है, लोथल को मुर्दों का नगर कहा जाता है, लघु हड़प्पा कहा जाता है, लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। इसके अलावा देखेंगे कि हम जो लोथल है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र था। लोथल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत क्या था, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र था, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र था, अर्थात इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर था। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक केंद्र। तो लोथल अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र था, क्योंकि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत देखेंगे तो सिंधु सभ्यता का जो व्यापार है, व्यापार आंतरिक व्यापार भी हो रहा है, विदेशी व्यापार भी हो रहा है, ठीक है। विदेशी व्यापार में हम देखेंगे कि उसका व्यापार जो है ईरान से हो रहा है, उसका व्यापार जो है मेसोपोटामिया के साथ हो रहा है, उसका व्यापार जो अफगानिस्तान से हो रहा है। वहीं आंतरिक व्यापार में देखें तो आंतरिक व्यापार में जो है कर्नाटक है, राजस्थान है, ठीक है, आंतरिक व्यापार है, गुजरात है, ठीक। तो लोथल को अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। लोथल से एक गोदीवाड़ा मिला है हमें, लोथल से क्या मिला है, गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा का अर्थ क्या होता है, गोदीवाड़ा का अर्थ होता है बंदरगाह या डॉक यार्ड। तो जो लोथल स्थित गोदीवाड़ा है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है जी, सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत है, ठीक। तो सबसे बड़ी इमारत है किसकी, सिंधु सभ्यता की। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है, तो विशाल अन्नागार है। जबकि सिंधु सभ्यता की, पूरी सिंधु सभ्यता की बात करें तो पूरी सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो लोथल स्थित गोदीवाड़ा है। और इसके जो आकार की बात करें हम तो 216 मीटर इंटू 37 मीटर, या हम कहें कि 216 मीटर लंबा है जी, और 37 मीटर चौड़ा है। कहीं कहीं इसका जो आकार है वो हमें क्या प्राप्त होता है कि 214 मीटर इंटू 36 मीटर, 36 मीटर इंटू जो है 3.3 मीटर, ठीक है। तो हमें ये प्राप्त होता है कहीं कहीं। तो ये 216 मीटर जो है लंबा, 37 मीटर चौड़ा इसका आकार है। कहीं हमें जिसका जो है 214 इंटू 214 मीटर इंटू 236 मीटर इंटू 3.3 मीटर, ये लोथल स्थित गोदीवाड़ा का आकार है। वहीं हम देखें कि जो लोथल स्थित गोदीवाड़ा है वहां से जो है पश्चिम एशिया के साथ व्यापार होता था। तो लोथल स्थित गोदीवाड़ा से पश्चिम एशिया के साथ व्यापार होता था। और इस गोदीवाड़ा के पास में ही एक गोदाम निर्मित था, जहां विदेशी व्यापारी अस्थायी तौर पर अपना जो है माल रखते थे, ठीक है। तो इसी के पास में जो है गोदाम निर्मित था जहां विदेशी व्यापार स्थायी तौर पर अपना माल रखते थे, ठीक है। इसके अलावा जो है ज्वारी बंदरगाह के साक्ष्य भी प्राप्त हुए लोथल से। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए, ज्वारी बंदरगाह के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, कहां से, लोथल से।
तो ज्वारी बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए लोथल से। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? ज्वारीय बंदरगाह, बंदरगाह। तो ज्वारी बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल से, ठीक है। इसके अलावा देखें हम कि जो लोथल का जो क्षेत्र है, लोथल का जो क्षेत्र है, तो लोथल का जो क्षेत्र है, पश्चिम में दुर्ग है, पूरब में जो नगर है। तो लोथल का जो दुर्ग एवं नगर है, दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। और वस्तुतः है इसे बाढ़ से बचने के लिए, क्योंकि लोथल है, लोथल में जो बार बार बाढ़ आती होगी, तो इसलिए बाढ़ से बचने के लिए जो है सुरक्षा प्राचीर से इसे घेरा गया होगा। इसके अलावा देखें जो लोथल का आकार है वो विषम चतुर्भुजाकार है। लोथल का आकार किस प्रकार का है? इसका विषम चतुर्भुजाकार, विषम चतुर्भुजाकार। तो लोथल का आकार किस प्रकार का है? तो लोथल का आकार है वो विषम चतुर्भुजाकार है। इसके अलावा लोथल से किन किन चीजों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से इसके अलावा जो है 3 युग्मित समाधान, 3 युग्मित समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहां से? लोथल से। 3 युग्मित। अब यहाँ युग्मित का अर्थ क्या होता है? पुरुष और महिला, ठीक है, महिला। तो पुरुष और महिला दोनों को एक साथ दफनाया गया होगा। तो इससे अनुमान लगाया गया इतिहासकारों ने कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है सती प्रथा रही होगी, सती प्रथा रही होगी। लेकिन हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि ऐसा रहा होगा, ये इतिहासकारों का मानना है। इस आधार पर जो है उन्होंने अनुमान लगाया है कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ से सती प्रथा रही होगी। इसके अलावा मैंने बताया था, अभी चनुदड़ो पढ़ाया था कि लोथल से हमें मनके निर्माण केंद्र भी प्राप्त हुआ है, क्योंकि मनके बनाने का जो कारखाना है वो लोथल, चनुदड़ो, बनावली और जो है राखीगढ़ी से प्राप्त होता है। इसके अलावा लोथल से हमें धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त होता है। लोथल से हमें क्या प्राप्त होता है? धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त होता है। धान की भूसी। तो धान की भूसी का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? धान की भूसी का साक्ष्य जो है लोथल से प्राप्त होता है। और इस प्रकार से जो है लोथल से चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहां से? लोथल से, ठीक है। तो धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं लोथल से। इस प्रकार से जो है चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अभी मैंने बताया कि जो धान की भूसी के साक्ष्य है वो रंगपुर से भी प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो धान की भूसी के साक्ष्य जो है लोथल से तो प्राप्त हो ही रहे हैं, और लोथल के साथ जो है रंगपुर से भी प्राप्त हो रहे हैं धान की भूसी के साक्ष्य। इसके अलावा देखें धान की भूसी के बाद में जो है बाजरे का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल से। लोथल से किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है? बाजरे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो है लोथल से हमें आटा पीसने की चक्की प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुआ है? आटा, धान की भूसी का साक्ष्य, बाजरे का साक्ष्य, आटा पीसने की चक्की का साक्ष्य। आटा पीसने की चक्की का साक्ष्य भी जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा देखें हम लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? तो लोथल से हाथी दांत का पैमाना भी प्राप्त हुआ है। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? हाथी दांत का पैमाना। हाथी दांत का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ है? तो हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है। और आपको बताना है कि तांबे का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ है। कल बता चुका हूं मैं, तांबे का पैमाना कहां से प्राप्त हुआ है, बताओ। तांबे का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है। तांबे का, सॉरी, तांबे का पैमाना हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। और सीप का पैमाना जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। वही जो है हाथी दांत का पैमाना है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। तो तांबे का पैमाना हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। सीप का पैमाना मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सीप का मतलब होता है शंख, ठीक है।
तो तांबे का पैमाना हड़प्पा से, सीप या शंख का पैमाना मोहनजोदड़ो से, और हाथी दांत का पैमाना जो है लोथल से प्राप्त होता है। इसके अलावा देखें हम यहाँ से जो है घोड़े की 3 मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? घोड़े की 3 मृण मूर्तियां, घोड़े की 3 मृण मूर्तियां। तो घोड़े की 3 मृण मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो लोथल से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा जो है गोरिल्ला की मृण मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है, गोरिल्ला। तो गोरिल्ला की मृण मूर्ति भी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो लोथल से प्राप्त हुई है। इसके अलावा जो है नाव की मृण मूर्ति भी लोथल से मिली है, नाव की मृण मूर्ति। तो नाव की मृण मूर्ति भी लोथल से मिली है। ठीक, तो नाव की मृण मूर्ति कहाँ से मिली है? तो नाव की मृण मूर्ति लोथल से मिली है। तो लोथल से क्या क्या प्राप्त हो गया हमें? तो लोथल से हमें 3 युग्मित समाधान, ठीक, और घोड़े की 3 मृण मूर्तियां, गोरिल्ला की मृण मूर्ति, नाव की मृण मूर्ति, धान की भूसी का साक्ष्य, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र लोथल, लोथल से जो है गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ज्वारीय बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल से, और लोथल से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। लोथल से हमें जो है अग्निकुंड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अग्निकुंड। तो लोथल से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और अग्निकुंड के जो साक्ष्य हैं वो हमें कालीबंगा से भी प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से भी प्राप्त हुए हैं। तो जो है अग्निकुंड के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से और लोथल से, दोनों ही स्थानों से मिले हैं। और अग्निकुंड कहें हम, या यज्ञ वेदिका कहें, या हवन कुंड कहें, तो जो है अगर हम कालीबंगा से देखेंगे तो कालीबंगा से 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से कितने अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। ठीक, इसके अलावा देखें हम लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? तो लोथल से फारस की खाड़ी की छोटी बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है, फारस की खाड़ी की छोटी बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है लोथल से। इसी के साथ जो है लोथल से मृदभांड पर मछली को चोंच में दबाए हुए चिड़िया का अंकन है। मृदभांड पर मृदभांड पर मछली को, मृदभांड का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन। ठीक है, तो मृदभांड पर मछली को चोंच में दबाए हुए, मछली को चोंच में दबाए हुए चिड़िया का अंकन। मृदभांड पर मछली को चोंच में दबाए हुए चिड़िया का अंकन और पंचतंत्र, पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का अंकन मिलता है यहाँ से। तो लोथल से हमें मृदभांड पर मछली को चोंच में दबाए हुए चिड़िया का अंकन तथा पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का साक्ष्य प्राप्त होता है। लोथल से हमें फारस की खाड़ी का साक्ष्य प्राप्त होता है। वो फारस की खाड़ी की छोटी बेलनाकार मोहर, फारस की खाड़ी की छोटी बेलनाकार मोहर, छोटी बेलनाकार मोहर हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो फारस की खाड़ी की छोटी बेलनाकार मोहर हमें जो है लोथल से प्राप्त हुई है। इसके साथ ही जो है यहाँ से हमें रंगाई कुंड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, रंगाई कुंड। लोथल से हमें रंगाई कुंड के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, रंगाई कुंड, रंगरेज कुंड। यहाँ से हमें मम्मी के मॉडल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? मम्मी के मॉडल का साक्ष्य, मम्मी के मॉडल का साक्ष्य। तो मम्मी के मॉडल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो है सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापार है वो मिस्र के साथ होता था, मिस्र के साथ। किसके साथ? मिस्र के साथ। तो मम्मी के मॉडल के साक्ष्य से इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि कहीं ना कहीं जो है सिंधु सभ्यता के लोगों का जो व्यापार है वो मिस्र के साथ था। तो इसलिए मम्मी के मॉडल के साक्ष्य से मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध की पुष्टि होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है हमें अग्निकुंड तो बता ही दिया, हो गया पूरा। तो ठीक है, तो
भारत में स्थित है, तो भारत में कौन सा स्थित है? लोथल है, क्योंकि लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात के अहमद गुजरात के कौन से जिले में स्थित है? तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है लोथल। और लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल की खोज एस आर राव ने 1957 ईस्वी में की थी। लोथल को मुर्दों का नगर कहा जाता है। लोथल को जो है लघु हड़प्पा कहा जाता है, लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ठीक, इतने सारे जो है लोथल के बारे में बातें थी। लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोथल से ही जो है ज्वारी बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से जो है घोड़े की 3 मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, घोड़े की 3 मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यही जो है घोड़े से संबंधित मैं आपको साक्ष्य बताता हूँ कि मिट्टी से बनी मिट्टी से बनी घोड़े की आकृति, घोड़े की आकृति, तो मिट्टी से बनी घोड़े की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति प्राप्त हुई है। वही जो है हमें घोड़े की 3 मृण मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई? घोड़े की 3 मृण मूर्तियां तो अभी बताया मैंने कि घोड़े की 3 मृण मूर्तियां हमें लोथल से प्राप्त हुई हैं। घोड़े की 3 मृण मूर्तियां हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? लोथल से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा जो है घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य, घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो घोड़े की अस्थियों के जो साक्ष्य हैं वो हमें सुरकोतड़ा से प्राप्त होते हैं। सुरकोतड़ा, तो सुरकोतड़ा से हमें सुरकोतड़ा से हमें घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो है घोड़े के दांत कहाँ से प्राप्त होते हैं? घोड़े के दांत, घोड़े के दांत, तो घोड़े के दांत हमें राणा गुंडई से प्राप्त होते हैं। राणा गुंडई, तो राणा गुंडई से हमें घोड़े के दांत प्राप्त होते हैं। तो घोड़े के संबंध में जो है ये फैक्ट है कि मिट्टी की बनी आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? वो मोहनजोदड़ो से। वही जो है मिट्टी की 3 मृण मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? मिट्टी की, घोड़े की 3 मृण मूर्तियां, मृण मूर्तियों का अर्थ होता है मिट्टी की मूर्तियां। तो घोड़े की 3 मिट्टी से बनी मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो वो लोथल से प्राप्त हुई हैं। वही जो है घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सुरकोतड़ा से प्राप्त होते हैं। वही जो है घोड़े के दांत कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो घोड़े के दांत जो है राणा गुंडई से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने बता ही दिया कि धान की भूसी का साज कहाँ से प्राप्त होता है? तो धान की भूसी का साज जो है लोथल से प्राप्त होता है। और जो है चावल के प्रथम साच लोथल से प्राप्त होते हैं। बाजरे के साच लोथल से प्राप्त होते हैं। आटा पीसने की चक्की कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आटा पीसने की चक्की जो है लोथल से ही प्राप्त हुई है। 3 युग्मित समाधान के साच कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो 3 युग्मित समाधान के साच जो है लोथल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब लोथल के संबंध में इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आप जो है इतना ही बहुत है, इतना ही करना है आप। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरास्थल करता है किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये पूछना चाह रहा है कि लोथल किस नदी के तट पर स्थित है। तो अभी पढ़ लिया ना अपन ने, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। किस किस जिले में स्थित है? अहमदाबाद जिले में। तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है और भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अभी पढ़ा ना अपन ने। और लोथल की खोज किसने की थी? एस आर राव ने की थी। कब की थी? 1957 ईस्वी में की थी। इसके अलावा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता स्थित लोथल कहाँ है? लोथल, तो लोथल बताया गया, लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। 28 में। अब सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बताना है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? पत्तन नगर कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? पत्तन नगर कौन सा है? बताओ क्या आंसर होगा। तब तक मैं पानी पी लूं, आप जो है बताओ।
तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है वो लोथल है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से पत्तन नगर हैं? तो लोथल, लोथल तो या लोथल, लोथल के साथ जो है रंगपुर, रंगपुर, सुरकोटदा, सुरकोटदा। तो लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, प्रभास पाटन, प्रभास पाटन, सोमनाथ, प्रभास पाटन, सोमनाथ। ठीक है, इसके अलावा सुतका गेंडोर, सुतका कोह, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका कोह, सुतका कोह, बालाकोट, बालाकोट, सुतका को बालाकोट और इसके अलावा अल्लाह दिनो, अल्लाह दिनो। ठीक है, तो ये पत्तन नगर है। पत्तन नगर का मतलब होता है बंदरगाह। पत्तन का मतलब क्या होता है? बंदरगाह, बंदरगाह। ठीक, तो लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, प्रभास पाटन, सोमनाथ, सुतका गेंडोर, सुतका कोह, बालाघाट, बालाकोट, अल्लाह दिनो। ठीक है, तो ये पत्तन नगर थे सिंधु सभ्यता के या बंदरगाह नगर थे। इसके अलावा देखें कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल्का टेराकोटा। तो पहले तो टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा क्या होता है? तो आग से पकी, आग से पकी मिट्टी। तो आग से पकी मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। आग से पकी मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। तो आग से पकी मिट्टी का हल कहें हम या टेराकोटा का हल, एक ही बात है। तो टेराकोटा का हल या आग से पकी मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त होता है हमें? तो हमें बनावली से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? बनावली। और बनावली के साथ ही हमें बहावलपुर पंजाब, बहावलपुर पंजाब, बहावलपुर पंजाब से भी जो है, बहावलपुर कहाँ है? पंजाब में। तो बनावली तथा बहावलपुर पंजाब से जो है हमें टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। और बनावली के बारे में देखें हम तो बनावली को क्या कहा जाता है? तो बनावली को धनवानों का शहर कहा जाता है। धनवानों, धनवानों का शहर। तो धनवानों का शहर किसे कहा जाता है? बनावली को कहा जाता है। या समृद्धशाली लोगों का शहर किसे कहा जाता है? धन बनावली को कहा जाता है। इसके साथ ही जो है बनावली में हमें अच्छी किस्म की जौ प्राप्त हुई है। अच्छी किस्म की जौ। तो अच्छी किस्म की जौ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो अच्छी किस्म की जौ हमें बनावली से प्राप्त हुई है। अच्छी किस्म की जौ कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? बनावली से प्राप्त हुई है। बनावली, बनावली कहाँ है? तो बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनावली कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है बनावली। और बनावली किस नदी के तट पर स्थित है? तो रंगोई नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? रंगोई, रंगोई नदी के तट पर स्थित है बनावली। और बनावली कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में। वहीं जो है राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी भी हरियाणा के हिसार जिले में, लेकिन राखीगढ़ी घग्गर नदी के तट पर स्थित है। राखीगढ़ी घग्गर नदी के तट पर स्थित है। वहीं बनावली है वो घग्गर नदी की सहायक नदी है, रंगोई। घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है? रंगोई। ये रंगोई है वो घग्गर नदी की सहायक है, की सहायक नदी है, सहायक। तो घग्गर नदी की सहायक नदी है रंगोई। तो बनावली हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के तट पर स्थित है बनावली। बनावली को धनवानों का शहर कहा जाता है और बनावली से जो अच्छी किस्म की जौ प्राप्त हुई है। ठीक है, और यहाँ से जो है हल्का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली से। इसके बाद में जो है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? नहीं है, तो कौन सा स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो नहीं बताना है आपको कौन सा स्थल। तो कालीबंगा तो पढ़ा ही आपने। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है।
ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। रोपण कहाँ है? रोपण पंजाब में है, पंजाब। ठीक है। तो रोपण रोपण कहाँ है? पंजाब में, सतलज नदी के तट पर स्थित है रोपण। रोपण की खोज 1973 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। रोपण की खोज 1973 में किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और रोपण कहाँ है? रोपण पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है, सतलज नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? तो यज्ञ दत्त शर्मा, यज्ञ दत्त शर्मा ने जो है 1973 ईस्वी में जो है इसकी खोज की थी। रोपण में रोपण से हमें कब्र में मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। रोपण से हमें क्या प्राप्त हुआ है? कब्र में मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो रोपण से हमें कब्र में मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहां से? रोपण से। इसके अलावा देखें हम, जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र जी वर्तमान में जो है पटना है, लेकिन जो पाटलिपुत्र जो नगर देखने को मिलेगा वो जो है उदयन के समय है का है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने, जो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। और लोथल कहाँ है? तो लोथल जो है, अभी पढ़ा अपन ने, लोथल कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में लोथल है। ठीक है। तो पाटलिपुत्र कौन सा स्थल नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित? तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र नहीं है। इसके अलावा कालीबंगा राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा की खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है। और इसका जो उत्खनन है वो 10 साल बाद जो है 1961 में बीबी लाल और वी के थापड़ ने किया था। ठीक है। उसी के साथ जो है रोपण कहाँ है? रोपण पंजाब में सतलज नदी के तट पर है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1973 में रोपण की खोज की थी। और रोपण से कब्र में मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। वही जो है लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? तो आपको बताना है भारत में कौन सा है। ठीक है। पूरी सिंधु सभ्यता का नहीं पूछा है उसने। अगर पूरी सिंधु सभ्यता के अंतर्गत देखें तो सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा है। हड़प्पा के बाद जो है गनेरी वाला है। गनेरी वाला के बाद जो है राखीगढ़ी आएगा, तब उसके बाद में धौलावीरा आएगा। तो निम्नलिखित में से भारत का कौन सा है सबसे बड़ा? तो भारत का जो सबसे बड़ा है वो राखीगढ़ी है। तो राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है, राखीगढ़ी। तो इसका जो आंसर होगा वो राखीगढ़ी है। तो भारत में राखीगढ़ी है वो सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे जो है धौलावीरा है। ठीक। दूसरे नंबर पर कौन सा है? धौलावीरा। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और जो घग्गर नदी है वो वर्तमान में जो है सूख चुकी है, अब जो है उसमें पानी नहीं रह चुका है। और राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी की जो खोज है वो 1969 में सूरजभान ने की थी। राखीगढ़ी की खोज 1969 में किसने की थी? सूरजभान ने की थी। राखीगढ़ी से हमें जो है सतौलिये के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, या पिट्ठू खेल के साक्ष्य जो है राखीगढ़ी से ही प्राप्त होते हैं। इसके अलावा धौलावीरा की बात करें हम, कि धौलावीरा है, धौला का अर्थ होता है सफेद, वीरा का अर्थ होता है कुआं, जहाँ से सफेद कुआं प्राप्त हुआ हो वह है धौलावीरा है। और धौलावीरा की खोज है वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने। धौलावीरा की खोज किसने की है बताओ जल्दी? धौलावीरा की खोज मैं भूल रहा हूँ, किसने की है धौलावीरा की खोज? बताओ जल्दी, किसने की है धौलावीरा की खोज? धौलावीरा की खोज किसने की है? एकदम से दिमाग से निकल जाता है कभी कभी क्वेश्चन। ठीक है। तो धौलावीरा की खोज जगपति जोशी ने की है। किसने की है? जगपति जोशी। तो धौलावीरा की खोज जो है जगपति जोशी ने की है। और कब की है? 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में जो है धौलावीरा की खोज की है। और धौलावीरा
गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है धौलावीरा। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और किस किस नदी के तट पर स्थित है? तो मानसर व मानहर, मानसर व मानहर, मानसर व मानहर नदियों के मध्य बैठ द्वीप या खादिर द्वीप। कौन सा द्वीप? बैठ द्वीप या खादिर द्वीप। तो बैठ द्वीप या खादिर द्वीप में स्थित है क्या? धौलावीरा। ठीक है। तो धौलावीरा की खोज किसने की थी? धौलावीरा की खोज जगपति जोशी ने 1967 ईस्वी में की थी। धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा जो है मानसर और मानहर नदियों के मध्य बैठ द्वीप या खादिर द्वीप में स्थित है। धौलावीरा से देखें हमें, तो धौलावीरा से किन किन चीजों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो धौलावीरा से हमें 16 विशाल जलाशयों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कितने? 16 विशाल जलाशय। तो 16 विशाल जलाशय के साथ कहाँ से प्राप्त होते हैं? धौलावीरा से प्राप्त होते हैं। धौलावीरा से ही हमें एक विशाल जलाशय प्राप्त हुआ है, या विश्व का सबसे बड़ा जलाशय प्राप्त हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा जलाशय। तो धौलावीरा से हमें विश्व का सबसे बड़ा जलाशय प्राप्त हुआ है। और इसकी जो है वो देखें अपन जो है आकार, तो 73, 29 और 10, 73, 29, 10 इसका जो है आकार है। ये तत्कालीन सभ्यताओं में विश्व का सबसे बड़ा जलाशय है दोस्तों। इसी के साथ जो यहाँ से शैलकृत स्थापत्य के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। शैलकृत स्थापत्य किस प्रकार से? क्योंकि यहाँ से पत्थर से बना जलकुंड प्राप्त हुआ है। जलकुंड, तो पत्थर से बना जलकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पत्थर से बना जलकुंड जो है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा देखें हम धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है। तो धौलावीरा का जो क्षेत्र देखेंगे अपन जो है, तो धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। धौलावीरा कितने भागों में विभाजित है? धौलावीरा का जो क्षेत्र है वो 3 भागों में विभाजित है। धौलावीरा का क्षेत्र कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। और प्रत्येक भाग का ध्रुवीकरण किया गया है। तो प्रत्येक भाग का जो है हमें जो है ध्रुवीकरण मिलेगा धौलावीरा से। प्रत्येक भाग का क्या मिलेगा? ध्रुवीकरण मिलेगा धौलावीरा से। और धौलावीरा का जो आकार देखेंगे हम, धौलावीरा का आकार देखेंगे हम तो कैसा है? समानांतर चतुर्भुजाकार है। धौलावीरा का आकार कैसा है? समानांतर चतुर्भुजाकार। तो धौलावीरा का आकार कैसा है? धौलावीरा का आकार जो है समानांतर चतुर्भुजाकार है। वही जो है धौलावीरा को जूनी कुरान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जूनी कुरान के नाम से धौलावीरा को जाना जाता है। सुनामी का प्राचीन साक्ष्य मिलेगा। सुनामी का प्राचीन साक्ष्य जो है कहाँ से मिलेगा? धौलावीरा से मिलेगा। सुनामी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलेगा? तो धौलावीरा से मिलेगा। इसी के साथ जो है प्राचीन वेदशाला मिलेगी धौलावीरा से। प्राचीन वेदशाला मिलेगी धौलावीरा से, तो वेदशाला का भी साक्ष्य मिलेगा। वेदशाला कौन सी शाला? वेदशाला। ठीक है। तो वेदशाला का साक्ष्य कहाँ से मिलेगा? वो भी धौलावीरा से मिलेगा। धौलावीरा से हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिस पर जो है 10 अक्षर लिखे हुए हैं। और जिसका जो नाम है वो नाम पट्टिका या सूचना पट्टिका है। तो धौलावीरा से हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, सूचना पट्टिका या नाम पट्टिका नाम दिया गया है उसे, जिसमें जो है 10 अक्षर लिखे गए हैं। ठीक है। इसके अलावा देखें हम तो धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से घोड़े की कलाकृतियां भी प्राप्त हुई हैं। घोड़े की कलाकृतियां भी प्राप्त हुई हैं। एक चीज याद रखना है कि धौलावीरा जो है भारत में हड़प्पाई स्थल है उनमें दूसरे नंबर पर है, क्योंकि पहले नंबर पर कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी का जो आकार है वो भारत में सबसे बड़ा है, उसके बाद में धौलावीरा का है। ठीक।
इसके बाद में भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल, तो भारत का कौन सा बताया, राखीगढ़ी है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन ये राखीगढ़ी वाला। इसके अलावा स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर स्थित थी वो बसी थी। तो सिंधु सभ्यता जो बसी थी वो किन नदियों के तट पर स्थित थी, आपको बताना है। किन नदियों के तट पर जो है सिंधु सभ्यता बसी थी। सिंधु कितने स्थल हैं, सिंधु कितने स्थल बताए थे मैंने सिंधु के, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, आमरी, कोटदीची, अल्लाहदिनो, कब है, कहाँ है वो, सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। चिनाब, मांडा, मांडा जो है चिनाब नदी के तट पर स्थित है। वहीं जो है झेलम सिंधु की सहायक नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है, उसके अलावा जो है गंगा। तो अब जो उत्खनन हुआ है वो उत्तर प्रदेश में जो है गंगा नदी के वहां तक जो है सिंधु सभ्यता के क्षेत्रों का उत्खनन हुआ है। पहले जो उत्खनन हुआ था वह आलमगीर उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर है ना उत्तर प्रदेश में, वहां तक हुआ था। लेकिन अब जो है उत्खनन नई खोजों हो रही है उसके अनुसार जो है गंगा भी जो है इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से सिंधु, चिनाब, झेलम ये सभी चारों जो है इसके आंसर थे। और जब वो ये प्रश्न पूछा गया था उस समय जो है इसका जो आंसर था वो 1 2 3 दिया गया था, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 ये वाला दिया गया था। लेकिन जो वर्तमान में देखें तो अब जो है ये क्षेत्र है वो जो है गंगा नदी के तट तक जो है पहुंच चुका है। ठीक है, क्योंकि जो है हस्तिनापुर देखेंगे तो हस्तिनापुर की खोज जो है बीवी लाल ने की थी। तो हस्तिनापुर इसके बाद में सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ठीक है, धार्मिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी करते थे बताओ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपति शिव की पूजा करते थे। तो आज की जो शिव की पूजा की जाती है, आज जो शिव जी की पूजा की जाती है उस रूप में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पशुपति शिव या आद्य शिव के रूप में शिव जी की पूजा करते थे। ठीक है, अब वो जो पशुपति शिव अंकित मोहर है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो पशुपति शिव अंकित मोहर है वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अलावा वो किन किन लोगों की पूजा कर रहे हैं या किन किन चीजों की पूजा कर रहे हैं सिंधु सभ्यता के लोग, तो पृथ्वी पूजा कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, पृथ्वी पूजा, पृथ्वी पूजा। इसी को जो है उर्वरता देवी की पूजा भी कहा जाता है, क्योंकि जो है हड़प्पा से हमें एक ऐसी स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है, स्त्री की ऐसी जो है मोहर प्राप्त हुई है जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। तो वो कहीं ना कहीं जो है उर्वरता की देवी के रूप में जो है सिंधु सभ्यता में पूजा की जाती होगी। इसके अलावा पृथ्वी पूजा के बाद देखें तो मूर्ति पूजा भी यहाँ से मिली है, मूर्ति पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें अनेक स्त्रियों की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिन आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा भी हुई होगी। इसके अलावा लिंग और योनि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे जो है शिवलिंग का साक्ष्य हड़प्पा, कालीबंगा आदि से मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ से हम स्वास्थ्य और चक्र का प्रतीक देखते हैं, उसकी पूजा होती है। तो प्रतीक पूजा भी होती है, प्रतीक पूजा। प्रतीक पूजा कहाँ हो रही है, जो है सिंधु सभ्यता में हो रही है। स्वास्तिक, स्वास्थ्य, स्वास्तिक और जो है चक्र की पूजा ये लोग करते थे। और स्वास्थ्य को चक्र वो किसका प्रतीक होता है, सूर्य का प्रतीक होता है। इसके अलावा वृक्ष पूजा भी करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, वृक्ष पूजा कर रहे हैं ये लोग, वृक्ष पूजा कर रहे हैं। वृक्ष पूजा में जो है पीपल है, नीम है, बबूल आदि की पूजा करते थे। पीपल वृक्ष का अंकन जो है हमें मोहनजोदड़ो की एक मोहर से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो है देखें हम सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो किसकी पूजा कर रहे हैं, तो नाग पूजा भी कर रहे हैं। सिंधु सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा कर रहे हैं, नाग पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता से। नाग पूजा के भी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, सिंधु सभ्यता से। तो पृथ्वी पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, वृक्ष पूजा, प्रतीक पूजा, नाग पूजा। इसके अलावा जो है योग दर्शन, योग ध्यान दर्शन चिंतन को भी जो है महत्व दे रहे हैं, ध्यान मेडिटेशन। ठीक है, तो इतनी चीजें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन से जो है आपको याद रखनी है। आगे जो है देख, आज जो है क्वेश्चन जो है आपके जो है कंप्लीट हो गए हैं और कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।